तो कहानी की शुरुआत होती है किसी शहर के नाइट व्यू को दिखाते हुए। रात के अंधेरे में एक चोर किसी बिल्डिंग में घुस जाता है और अपने काम को आसान करने के लिए वह इस बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी कट कर देता है। लाइट जाते ही इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स भी अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि यह लोग ऊपर की तरफ जाकर उस चोर को पकड़ पाते, वो चोर इतना शातिर था कि चुराने वाली चीज को पहले ही चुराकर इस बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है और यहां पहुंचने के बाद कनेक्ट किए हुए रोप की मदद से यहां से भागना उसके लिए बच्चों का खेल था। फिर अगले सीन में हमें चार्ली नाम का एक आदमी दिखाया जाता है और यही वह चोर है जो कल रात चोरी करने के लिए उस बिल्डिंग में घुसा था। दिमागी तौर पर चार्ली ब्रिलियंट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा शातिर भी है और यही वजह है कि मुश्किल से मुश्किल चोरियों को भी वह आसानी से अंजाम दे पाता है। चार्ली अपना हर काम इतनी सफाई से करता है कि ना तो उसके बारे में अब तक पुलिस वालों को कुछ पता है और ना ही इस शहर के किसी दूसरे क्रिमिनल्स को। कल रात चार्ली उस बिल्डिंग में एक आर्टिफैक्ट चुराने के लिए गया था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां से भागते समय यह आर्टिफैक्ट उससे टूट गया। यहीं पर हमें चार्ली का क्राइम पार्टनर गोइंग भी दिखाया जाता है, जो उससे कहता है कि इस टूटे हुए आर्टिफैक्ट का हम क्या करेंगे, ये चीज तो हमसे कोई सस्ते दाम में भी नहीं खरीदेगा। लेकिन चार्ली उससे कहता है कि तुम इस बात की टेंशन मत लो, मैं इस आर्टिफैक्ट को ऐसा जोड़ूंगा कि कोई आम इंसान इसे पहचान भी ना पाए। इसके बाद वो गोइन को एक आदमी का फोटो दिखाते हुए बताता है कि यह आदमी किसी ऑक्शन हाउस में ऑथेंटिसिटर का काम करता है। अगर एक बार यह हमारे इस आर्टिफैक्ट को पास कर दे तो फिर समझ लो कि इसे ऊंचे दामों पर बिकने से कोई नहीं रोक सकता। फिर अगले दिन यह दोनों उस आर्टिफैक्ट को लेकर उस ऑक्शन हाउस के ऑथेंटिसिटर के पास पहुंच जाते हैं। ये आदमी अपने काम में काफी मजा हुआ खिलाड़ी था, तो देखते ही पहचान जाता है कि ये चीज तो नकली है। चार्ली उससे कहता है कि अगर यह नकली है तो तुम कौन सा असली हो। मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूं कि किस तरह तुमने ज्यादा पैसों के चक्कर में कई बार नकली चीजों को असली बनाकर बेचा है। फिर चार्ली उसे कुछ फोटो दिखाकर अपना काम करवाने के लिए ब्लैकमेल करने लगता है। अपने खिलाफ इन सबूतों को देखकर यह बंदा इन लोगों से डर जाता है और फिर वह चार्ली की बात मानकर इस आर्टिफैक्ट को ऑथेंटिक करार देते हुए इसकी नीलामी करवा देता है। इन सारी बातों से हमें यह पता चलता है कि चार्ली सिर्फ चोर नहीं, बल्कि वह एक बहुत ही शातिर दिमाग आदमी है, जिसे यह अच्छे से पता है कि किस आदमी से किस तरह से काम निकलवाया जाता है। अगले सीन में हमें इस शहर का एक ईमानदार पुलिस वाला डिटेक्टिव गोंग दिखाया जाता है। यह आदमी किसी भी तरह इस शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल गैंगस्टर चो को पकड़ना चाहता है। इस काम के लिए उसने चो की गैंग में काम करने वाले एक आदमी को अपना मुखबिर बना लिया है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि चौ को अपने इस आदमी की बेईमानी के बारे में पता लग चुका था और इसीलिए वह इस गद्दार को अपने आदमियों के सामने मारकर बाकी लोगों में दहशत पैदा करना चाहता है। कहने को तो चो इस शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन असल में तो वो एक ऐसा गैंगस्टर है जिसके खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट कभी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाया। इसके बाद यहां से कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। उस आर्टिफैक्ट को बेचकर इन लोगों को जो पैसे मिले थे, उसमें से अब तक काफी हद तक खर्च हो चुके थे। तो अब चार्ली का अगला प्लान था नकली नोट छापना। वो काफी हद तक अपने इस प्लान में सफल हो भी चुका था, यानी कि वह हूबहू वैसे ही दिखने वाले नकली नोट छाप चुका है। लेकिन यहां बस एक ही प्रॉब्लम थी और वह ये है कि जैसे ही यह नकली नोट ज्यादा देर तक सनलाइट में आए या फिर इन पर किसी तरह का अल्कोहल का स्प्रे मारा जाए तो इन फेक नोट्स पर लगी हुई इंक मिटने लगती है और इसी वजह से चार्ली का यह प्लान अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा। तो वह फैसला करता है कि फिलहाल अपने इस प्लान को ठंडे बस्ते में रख के वह कुछ और देखेगा। फिर अगले सीन में हमें एक आर्ट गैलरी दिखाई जाती है जिसकी ओनर योना नाम की एक लड़की है। योना के साथ काम करने वाला एक आदमी उसे बताता है कि आज हमारे इस एग्जीबिशन में एक पोटेंशियल इन्वेस्टर आया हुआ है जो हमारी इस आर्ट गैलरी को बढ़ाने में अच्छे खासे पैसे लगा सकता है, लेकिन बदले में वह अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग को इस आर्ट गैलरी में लगवाना चाहता है। इसके बाद जब योना उस आदमी से मिलने के लिए जाती है तो हम देखते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि चार्ली ही था। और कमाल की बात तो यह है कि चार्ली अपनी जिस ड्रीम लवर की फोटो को इस गैलरी में लगवाना चाहता था, वो असल में कोई और नहीं बल्कि योना है। योना जब इस पेंटिंग को देखती है तो शर्मा जाती है और उसे समझ नहीं आता कि इस पर वो किस तरह से रिएक्ट करे। चार्ली के यहां आने के पीछे दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वह योना को इम्प्रेस करके पटाना चाहता है या फिर योना ही उसकी अगली चोरी का शिकार होने वाली है।
चार्ली के दोस्त गोइन को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करना क्या चाहता है। वो चार्ली से पूछता है कि तुम आर्ट गैलरी के इन्वेस्टर कब से बन गए। चार्ली उससे कहता है कि तुम सोचने वाली चीजों में अपना दिमाग खर्च मत करो। सोचना और प्लान्स बनाना सिर्फ मेरा काम है। इसलिए अगले प्लान के लिए हमें जरूरत है एक अच्छे हैकर की। तो तुम जल्द से जल्द किसी हैकर को ढूंढ के लाओ। फिर अगले सीन में हमें जेंग नाम का एक हैकर दिखाया जाता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक करने में माहिर था। जेंग अपने काम में अभी लगा ही हुआ था कि उससे मिलने के लिए गोइन यहां पर आता है। गोइन उसे अपने साथ काम करने के लिए ऑफर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें गलत काम करके ही पैसे कमाने हैं तो बेहतर होगा कि चिल्लर के बजाय मोटे पैसे कमाओ। इसके बाद वह उसे चार्ली से मिलवाने के लिए किसी क्लब में ले जाता है। उसे कुछ सवाल जवाब करने के बाद चार्ली भी उसे काफी हद तक सेटिस्फाई हो जाता है और आज से जैक भी इनकी टीम में शामिल हो चुका था। इनके काम को आगे बढ़ाने के लिए इनको एक बड़े से हाइड आउट की जरूरत पड़ने वाली है। तो गोइन अपने एक पुराने दोस्त टर्बो को कॉल करके इसका बंदोबस्त करने को कहता है। फिर कुछ ही दिनों बाद यह लोग उस हाइड आउट को देखने के लिए टर्बो के बताए हुए जगह पर पहुंच जाते हैं। लोकेशन के हिसाब से चार्ली को यह जगह पसंद आती है और फिर तुरंत यह लोग इस हाइड आउट को रेंट पर लेकर अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी बहुत रिसर्च के बाद चार्ली फैसला करता है कि वह ज्वेलरी स्ट्रीट की ही किसी ज्वेलरी शॉप को अपना अगला निशाना बनाएंगे। इस काम को करने के लिए इन तीनों को ही अपने अपने डिपार्टमेंट बांट दिए गए थे। गोइन वहां की एक ज्वेलरी शॉप में जाकर वहां रखी ज्वेलरी चेक करने लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ जेंग वहां लगे हुए सीसीटीवी और अलार्म्स को हैक करने के जुगाड़ में लगा हुआ था। आज के पूरे दिन के रिसर्च के बाद यह तीनों रात के समय अपने उस हाइड आउट पर लौट आते हैं। अब तक इन लोगों ने इस जगह पर अपना अच्छा खासा सेटअप भी बैठा लिया था। जैक चार्ली को बताता है कि वह यहाँ के सीसीटीवी को आराम से हैक कर सकता है। गोइन कहता है कि मैं वहां की कुछ ज्वेलरी शॉप पर गया था, लेकिन मेरी हालत को देखकर उन लोगों ने मुझे बस कुछ सस्ती ज्वेलरीज ही दिखाई। इन लोगों का प्लान था ज्वेलरी शॉप में घुस के डायमंड्स की चोरी करना, लेकिन वहां तक जाने के लिए इनको उस ज्वेलरी शॉप के वीआईपी सेक्शन तक पहुंचना होगा अपने इसी टारगेट को पूरा करने के लिए। अगले दिन चार्ली एक बार फिर से योना से मिलने के लिए जाता है। योना की नजर में चार्ली हैंडसम होने के साथ साथ ठीक ठाक अमीर भी है, इसलिए वह भी अब तक उसे पसंद करने लगी थी। फिर चार्ली किसी तरह उसे अपनी बातों में फंसाकर योना को भी अपने साथ उस ज्वेलरी शॉप में ले जाता है। यहां पहुंचकर यह दोनों अपने आप को जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं, तो इस ज्वेलरी शॉप के मैनेजर को ऐसा लगता है कि यह दोनों काफी रिच लोग हैं और इसीलिए वो इन दोनों को डायमंड्स दिखाने के लिए अपने साथ इस स्टोर के वीआईपी सेक्शन में ले जाता है। यहां पहुंचकर चार्ली इस जगह को बहुत ही अच्छे से स्कैन कर लेता है ताकि चोरी का प्लान बनाने में उसे आसानी हो। यहीं दूसरी तरफ हमें गैंगस्टर शो दिखाया जाता है जो इस बात से काफी नाराज है कि उसे आने वाले इलेक्शन में नॉमिनेशन नहीं मिला और इसीलिए वह इस देश के बाकी पॉलिटिशियंस का ब्लैक मनी को चोरी करने का प्लान बना रहा है। लेकिन इस काम के लिए उसे एक बहुत ही अच्छे कॉन आर्टिस्ट की जरूरत पड़ेगी जो बहुत ही कम समय में बड़े से बड़े लॉक को तोड़ सके। इस काम के लिए उसने इस शहर के ज्यादातर चोर उचकों को उठवा लिया, लेकिन उस चोरी को करने के लिए वह जिस तरह के लॉक को तोड़वाना चाहता था, इनमें से कोई भी आदमी उस तरह का लॉक तोड़ नहीं पाता और इसी वजह से गैंगस्टर शो का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। यहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चार्ली अपने उस चोरी के प्लान को फाइनल टच देने में लगा हुआ था और इस पर काफी ज्यादा काम करने के बाद फाइनली वह दिन आ जाता है जब आज यह लोग चोरी करने वाले थे। फिर रात के समय इनके प्लान के मुताबिक दारू के नशे में गोइन उस ज्वेलरी शॉप के बाहर जाकर तमाशा करने लगता है, जिस वजह से यहाँ का अलार्म बजने लगता है। तो इस एरिया में पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस तुरंत सिचुएशन को चेक करने के लिए यहाँ पहुंच जाती है। इन लोगों के यहाँ पहुंचने से पहले ही गोइन यहाँ से भाग चुका था, इसलिए पुलिस वालों को यहाँ ऐसा कुछ भी खास नजर नहीं आता। इसी दौरान जैक यहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरेज को हैक कर लेता है और फिर सही मौका देखकर चार्ली अपने उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है जिसको वो लास्ट टाइम चोरी छुपे उस ज्वेलरी शॉप के अंदर ही रख कर आया था। उस डिवाइस की वजह से इस शॉप से काफी ज्यादा धुआं निकलने लगता है, तो पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि शायद इस शॉप के अंदर आग लगी हुई है और इसी वजह से यह लोग उस शॉप पर ध्यान नहीं दे पाते जहां असल में चोरी होने वाली थी। इन तीनों की आपसी जुगलबंदी से आखिरकार चार्ली उस वीआईपी सेक्शन तक पहुंच जाता है जहां पर वह बेशकीमती हीरे रखे हुए थे।
इस सेफ का लॉक तोड़कर वह उन हीरों को उसमें से निकाल लेता है और फिर बिना पुलिस वालों को कुछ पता चले ये तीनों बड़े ही आराम से उन हीरो को चुराकर वहां से भाग लेते हैं। फिर अगले दिन इस शहर के हर अखबारों में इस डायमंड रॉबरी की खबर छपी हुई थी। गैंगस्टर जो इस न्यूज को पढ़कर उन चोरों से काफी इंप्रेस होता है। वह अपने आदमियों से कहता है कि मुझे अपने काम के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत है, तो जैसे भी हो जल्द से जल्द इन चोरों को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। चौंके आदमियों को यह पता था कि उन चोरों को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने भी यह चोरी की है वह उन डायमंड्स को बेचने के लिए इस शहर के डायमंड ब्रोकर्स से जरूर मिलेंगे, और इसीलिए चौंके आदमी इस शहर के ज्यादातर डायमंड ब्रोकर्स को उठाना शुरू करते हैं।